Welcome back to all class 12th students. So in previous turns we have discussed the some topics of optics means ray optics. तो पिछले टर्न पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है तो हम लोगों ने सारा डिस्कशन किया था रे ऑप्टिक्स पे, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन इस बार डिलीट किया गया है आपके सिलेबस से, और इस बार जो है एक तरीके से जो आपका सिलेबस है उसमें रिफ्रैक्शन मेन है। रिफ्रैक्शन में काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था जो कि ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक जस्ट उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट था, वो हम लोगों ने और आगे कवर करा। अब आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग प्रिज्म की। प्रिज्म का फार्मूला 12th में आपने पढ़ा था, लेकिन वो जो फार्मूला पढ़ा था उसका डेरिवेशन नहीं करा था, तो उसका डेरिवेशन आज हमें करना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिज्म। और प्रिज्म क्या है तो उसको भी मैं आपको जो है जस्ट शो भी कर सकता हूँ कि प्रिज्म क्या है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, ये एक प्रिज्म है। तो जस्ट कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि 3 ग्लास हैं, 3 ग्लास के सरफेस हैं, और वो ग्लास के सरफेस एक दूसरे के ऊपर जो है एक तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में है, यानी कि एक दूसरे से हम कह सकते हैं जस्ट ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल ही होते हैं जो प्रिज्म है। तो वो 60 डिग्री पर, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पर जो है एक दूसरे से क्या है, झुके हुए हैं, ठीक। तो ये आपका जो है इस तरीके से ग्लास है। तो ये आपका जो प्रिज्म है, तो एक प्रिज्म अभी हमने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिखाया। अभी हमें प्रिज्म का क्या करना है, ये प्रिज्म का फार्मूला निकालना है, जिसकी हेल्प से हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पता कर सकते हैं, ठीक। तो अभी आपके सामने एक डेरिवेशन करेंगे, उसका एक डायग्राम बना है। तो हमने क्या करा कि जस्ट इमेजिन करा कि एक कोई ए बी, एक जो है ए बी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए बी एक इंसिडेंट रे है, ये मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे, ठीक। एक इंसिडेंट आपको रे दिख रही है ए बी। अब यहाँ पर हमने ए बी यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है बी पॉइंट पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है सरफेस पे। तो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल से जो एंगल बनाएंगे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको मालूम है जो बाहर है वो एयर है, यानी कि रेयर मीडियम है, ठीक। और लेकिन जो अंदर है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो रेयर से डेंसर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो देखिए ये रहा नॉर्मल, उसके टुवर्ड्स बेंड हो गए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये ग्लास के अंदर मूव करते हुए लाइट रे पहुंची, सी पॉइंट पर पहुंची, और सी पॉइंट पर फिर हमने देखिए नॉर्मल ड्रा करा है, आपको नॉर्मल इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर यानी डेंसर से वापस रेयर में जा रही है, यानी ग्लास से एयर में जा रही है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओवर, और अब यहाँ पर जो एक तरीके से ये वाला जो एंगल था ये आर डैश हो गया, और ये वाला जो एंगल था वो कितना हो गया, आई डैश हम लोगों ने लेट कर दिया। अब अगर मान लेते प्रिज्म ना होता तो जो ए बी वाली रे थी अगर सीधे पीछे चली जाती, आप अगर देखिए ये पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है, यानी ए बी को हमने आगे बढ़ा दिया और सी डी को अगर पीछे मिला दे तो जहां मिलती है वहां पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। और ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसको आप देखिए यहाँ पर कि एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, और ये एंगल ऑफ यहाँ पर क्या हो गया, डेविएशन हो गया। पी क्यू आर मैंने कहा कि ये जो है प्रिज्म है आपका, और सारे ये इंसिडेंट एंगल है, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। पर यहाँ पर हमने ये वाला जो एंगल था उसको हम लोगों ने नॉर्मल से रिफ्रैक्ट हो रही है उसको आर डैश मान लिया, और यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इमर्जेंट रे, इसको सीडी को इमर्जेंट रे बोलते हैं, इसको बीसी को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो इमर्जेंट के लिए रे के लिए जो पारा एंगल देख रहे हैं ये एयर में वापस से इंसिडेंट हो रही है, जा रही है, यानी इसको हमने आई डैश कह दिया। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा आप जो है बहुत अच्छे से बना लीजिए, 2 मिनट का टाइम रखिए, देन इसके बाद फिर मैं आपको जो है आगे की कहानी बताऊंगा। ओके, सो डायग्राम होपफुली आपने बना लिया होगा।
अब हम इसमें बात करते हैं तो कुछ खास चीजें हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अब जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक। जैसे हम आपसे कहें कि QPR की अगर बात करें एंगल QPR, तो आपको एंगल ऑफ ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम यहाँ पर अगर PBC की बात करें, एंगल PBC, तो आप बता सकते हैं कि एंगल PBC यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला एंगल यानी कि PBC का मतलब ये एंगल, तो ये एंगल अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस R, ठीक। तो PBC कितना होगा 90 माइनस R, और आप निकाल भी सकते हैं, आपको मालूम है। ये एक तरीके से आप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, ये लाइट रे एंटर हो रही है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये R है, तो बचेगा कितना 90 माइनस R बचेगा। तो एंगल PBC इक्वल टू 90 माइनस R हो गया। इसी प्रकार अब अगर हम बात करेंगे एंगल PCB की बात करें, तो एंगल PCB की बात करें PCB, तो ये देखिए ये R डैश है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस R डैश, बिल्कुल वैसे जैसे PBC 90 माइनस R हो गया, वैसे एंगल PCB जो है 90 माइनस R यहाँ पर हो गया। अब अगर आप देखिए इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल हम ले अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जो है PBC ले लें, ट्रायंगल PBC। एक और खास बात दे रखिए, एंगल QPR भी एंगल A है, और अगर हम लोग इसको जो है BPC कहें, एंगल BPC कहें, तो ये भी एंगल A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि BPC भी एंगल A बनेगा और QPR भी एंगल A बन रहा है। तो अगर ट्रायंगल PBC ले ले तो आपको मालूम है तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो अगर तीनों का हम सम कर दें, यानी कि एंगल BPC प्लस एंगल PBC प्लस एंगल PCB, तो ये तीनों का बराबर आ जाएगा कितना 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब आपको मालूम है सबकी वैल्यू कर दीजिए, A प्लस PBC की जगह 90 माइनस R और प्लस PCB की जगह 90 माइनस R डैश बराबर 180। तो देखिए 180 और 90 90 से कट जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि R प्लस R डैश है वो किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा, ठीक। देखिए अब यही चीज आप देखिए कि हम तो सीधे फ्रॉम फिगर लिख के आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे, और अगर मैं यही इसी चीज की बात करूं तो इसी चीज को इन्होंने प्रूव करके दिखाया भी है। तो ये देखिए, ये जो मैंने R प्लस R डैश इक्वल टू ए निकाला था वो R प्लस R डैश इक्वल टू ए यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया, ठीक। तो आप इसको जो है यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, ये देखिए, ये तो जो चीजें मैंने आपको बताई थी, ये देखिए एंगल PBC, एंगल PCB, एंगल CPB, फिर मैंने कहा ट्रायंगल PBC ले लेंगे, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर, तो R प्लस R डैश इक्वल टू है। ये क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई 2, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। थ्योरी बहुत ज्यादा ना लिख के आप सीधे लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर। ओके, अब हम लोग बात करें तो वापस थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से पॉज कर लिया करिए वीडियो, जैसे अभी आप पॉज कर लीजिए और पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं वापस जरा सी ऊपर इसमें यहाँ पर आ रहा हूँ। ये अगर आप ध्यान से देखिए तो वापस इसमें आपको जो है क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, EBC दिख रहा है। आपको मालूम है डेल्टा एक एक्सटीरियर एंगल है, और वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे इसके डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू EBC प्लस ECB, ठीक। सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर हो गया, तो डेल्टा इक्वल टू EBC एंगल EBC प्लस एंगल ECB। तो अब एंगल EBC कितना बचा भाई, ये आपको जो बताना है, आपको EBC यानी ये कितना बचा ये बताना, और ये ECB कितना बचा तो ये बताना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो यहाँ पर जो ये I है, ठीक है, तो अब यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बचेगा कितना I माइनस R बचेगा, ठीक। इसी प्रकार C की बात करेंगे यहाँ पर तो ये I डैश माइनस कितना बचेगा R डैश बचेगा, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जो बड़ा दिख रहा है ये R छोटा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर जो है माइनस R I माइनस R आएगा। इसी प्रकार I डैश और R डैश है तो I डैश माइनस R डैश आएगा। क्या करा, तो डेल्टा इक्वल टू लिखा है एंगल EBC प्लस एंगल ECB, और फिर देखिए नीचे डेल्टा इक्वल टू
एंगल आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश जो बताया था, और फिर डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस का आर प्लस आर डैश, और ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया, इसको अब आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए, अब 2 3 आपको मिल गई यहाँ पर, ठीक। तो 2 3 आपको मिल गई यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 में जो r प्लस r डैश है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, i प्लस i डैश माइनस a, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 4 बन गई। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर डेल्टा जो है यहाँ पर निकल के आ गया, i प्लस i डैश माइनस a आ गया। यानी कि जो इमर्जेंट एंगल था वो और इंसिडेंट एंगल, और उनमें से जो अगर हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को घटा दें, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट जब रे कर रही थी वो एंगल, जब इमर्जेंट हुई तब वो वाला एंगल, और उन दोनों को जोड़ के हम लोग उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म को घटा दें, तब यहाँ पर आपका ये पता चलता है कि इसका डेविएशन कितना हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। जनरली हम लोग बात करते हैं प्रिज्म में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। कम से कम डेफिनेशन हो, कितना पतला से पतला हम प्रिज्म बनाए कि डेविएशन बहुत कम हो, तो हम कह सकते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल करेक्टली निकालने की जो पॉसिबिलिटीज है बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म की। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। तो एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिज्म डेविएट्स द लाइट रे बाय मिनिमम अमाउंट going by the logic of unique minimum angle of deviation. We can easily understood that is in case of minimum deviation both angles I and I dash must be equal. यानी कि हमने कहा प्रिज्म के लिए, प्रिज्म से क्या करना चाहिए कि एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जनरली हम देखते हैं कि जो लाइट रे का डेविएशन होता है वो बहुत कम होता है। उसके लिए इंसिडेंट एंगल कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी ऑलमोस्ट फिक्स होती है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में जब वहां पर मिनिमम डेविएशन हो, उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखने की बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, I इक्वल टू I डैश होना चाहिए। तो आप इतनी बड़ी कहानी ना लिख के लिए सीधे लिख सकते हैं फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म I मस्ट बी इक्वल टू द I डैश, दैट इज आपने लिख दिया I इक्वल टू, यहाँ पर कितना लिख दिया, I डैश लिख दिया। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आपका फॉर फर्स्ट फेज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड फेज, यानी कि R जो है वो R डैश के बराबर भी होना चाहिए। और अगर अभी आपने जो एक ऊपर इक्वेशन बनाई थी, थोड़ा सा मैं आपको उसको वापस दिखा भी सकता हूं। अगर ये देखिए डेल्टा इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस A को हम लोग देखें, ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपने यहाँ पर देखा डेल्टा इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस A देखा था। तो अगर I और I बराबर हो गए तो 2I माइनस A, और ये डेल्टा M हो गया, है ना, फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है ना, मिनिमम डेविएशन के लिए I फॉर मिनिमम डेविएशन I इक्वल टू कितना हो गया था, I डैश, है ना, तो 2I माइनस कितना आ गया यहाँ पर A हो गया। तो अगर I की वैल्यू निकाले तो कितना हो गया, डेल्टा प्लस डेल्टा M प्लस A बाई कितना आ गया, 2 यहाँ पर निकल गया। तो देखो ये यहाँ पर जो है वही काम आपका किया गया, डेल्टा m इक्वल टू 2y माइनस a और a प्लस डेल्टा m बाई 2। और अगर स्मॉल r की वैल्यू निकालनी हो तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि आपने पढ़ा था ये I आ गया, अब अभी आपने पढ़ा था कि a इक्वल टू r प्लस r डैश, हमने क्या कहा कि a इक्वल टू ये 2r हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, a बाई 2 आ जाएगा। तो I की वैल्यू आ गई डेल्टा m प्लस बाई 2 और r की वैल्यू आ गई a बाई 2। अब यहाँ से अगर नोट कर रहे हैं तो देखिए r इक्वल टू a बाई 2 भी आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब बहुत सिंपल काम है, बाई स्नेल्स लॉ। अगर आप 1 μ2 लेके चले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 μ2 इक्वल टू होता था साइन I अपॉन कितना होता था, साइन R होता था। यानी कि साइन अगर हम यहाँ पर लिख दें
तो डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a, दैट्स इट। ठीक, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। अब यहाँ तक अगर जो आप सामने डेरिवेशन कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है उसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए केवल आप म्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जो बता रहे थे वो बात यहाँ पर प्रूफ होके आ गई। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर जो है इसको आगे से नोट कर सकते हैं। ठीक, ये आप इतनी यहाँ पर जो है अगर इतनी बात ना लिखना चाहें तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा है ना 1 म्यू 2, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है और सीधे 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2 हो गए। अगर थिंग बहुत पतला है, बहुत ज़्यादा पतला प्रिज्म है तो म्यू इक्वल टू फिर वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो म्यू इक्वल टू साइन को आप हटा सकते हैं। देखिए जब बहुत तो एक तरीके से थिन सरफेस हो जाएगा ग्लास का तो ऑटोमेटिक साइन में कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइन कॉस सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होती है एंगुलर फॉर्म में। तो ए प्लस डेल्टा बाई 2 ए बाई 2 2 से 2 कट गया। और अगर हम लोग यहाँ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालें तो फॉर थिन प्रिज्म डेल्टा एम इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक और खास बात है कि यहाँ पर आप देखिए कि एंगल ऑफ एक विशेष एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो है आप देखेंगे एंगल मिनिमम डेविएशन कितना हो रहा है, मिनिमम डेविएशन हो रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, तो ये ग्राफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस ग्राफ को भी आप जो है यहाँ पर बना सकते हैं। हमने टिक कर दिया, इसको आप नोट करते चले आइए जहाँ जहाँ ठीक है, पीछे से डेरिवेशन कर रहे हैं और इसको कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं साथ में क्लास में शेयर करूंगा तो आपको उससे नोट करना आसान हो जाएगा। 5 सेकंड में आगे बढ़ते हैं। You can note by pausing the video. चलिए, तो अब बात आती है कि रिफ्रैक्शन, ठीक है, एट कर्व सरफेस। अगर जब सरफेस कर्व हो तब वहां पर रिफ्रैक्शन क्या होगा। और ये फार्मूला ये जो है ये आपने अभी तक नहीं कहीं पढ़ा है, 10th में भी नहीं था ऐसा कुछ। तो अब आपका स्टार्टिंग जो होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से 12th में खुल के आ जाता है। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, अगर कर्व सरफेस कहीं पर है तो रिफ्रैक्शन कुल किस तरीके से होगा। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम करते हैं तो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए काम कराया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देख लेंगे एक कर्व सरफेस बनाया गया, इस तरीके का कर्व सरफेस, और यहाँ पर देखिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। इस कर्व सरफेस में एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट से आप देखिए एक इंसिडेंट रे जा रही है, पॉइंट ए पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो नॉर्मल ड्रॉ हमेशा ये जो जितना पार्ट आप देख रहे हैं ना ये किसी न किसी ग्लास के किसकी में क्या होगा, ये किसी न किसी ग्लास का एक पार्ट होगा। तो उस ग्लास का जो सेंटर था उस सेंटर पे ही अगर हम कोई यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सरफेस पे तो उसके सेंटर से जाके मिलेंगे। देखो सी लिखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब आपको मालूम है ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक। जो कर्व सरफेस है वो ग्लास है, तो एयर से ग्लास में जाएगी तो एयर टू डेंसर जाने में बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देखिए ये लाइट है जो आगे आइस तक आपकी पहुंच रही है, बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर ये बेंड हो गई तो आपको मालूम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर बनाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी कितना आ रहा है आपका, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ठीक। अब हमने क्या करा, इस जो है अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए कि जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल को तो मिला दिया, सी में आ गया। और अगर हम लोग क्या करें कि ये जो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट जैसे जा रही थी ऐसे सीधे निकल जाती, ठीक है, लेकिन सीधे तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रे है जो आंखों तक पहुंच रही है उसको अगर पीछे मिला दे तो वहां पर कहीं क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट की इस साइड पर इमेज यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ए हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ये ए है और ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, ए ड्रॉ कर दिया है। ये आपको मालूम है मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज, और लेंस और द कर्व सरफेस इज नोन एज द पोल। ये पोल है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस इसका है। यहाँ पर जो है आपने म्यू1 मान लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका ग्लास है म्यू2 मान लिया है। ये डायग्राम आप बना लीजिए, आप पॉज करके वीडियो 5 सेकंड है, पॉज करके इसको आप बना लीजिए, देन फिर मैं इसके आगे की बात करूँ।
ओके, सो बना लिया। तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसको डायग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम को आप साथ में ही रखते चलेंगे और डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए भी चलिएगा। तो ये सारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायग्राम क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें वो स्मूथ हो जाती है, समझना आसान हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर लगाने वाले मैथमेटिक्स से जनरल फार्मूला निकालेंगे। आपने जो लेंस फार्मूला पढ़ा था तो वो एक विशेष कंडीशन के लिए फार्मूला था, लेकिन एक जनरल फार्मूला निकालना कर्व सरफेस का, वो जनरल फार्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और बीच बीच में डायग्राम दिखाने के लिए थोड़ा पीछे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इन ट्रायंगल OAC, अब यहाँ पर ऊपर आप आइए और ये देखिए जो ये O आपको दिख रहा होगा जहाँ कर्सर है हमारा इस समय O, और ये आप देखिए A और ये हो गया C। तो OAC की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो गामा है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, एंड वी ऑल नो दैट एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा। इसीलिए यहाँ पर इन ट्रायंगल OAC लिखा गया है गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल OAC गामा इक्वल टू कितना लिखा गया है, अल्फा प्लस आई। ठीक, यहाँ पर इसको अगर हम लोग जो है एक बार फिर से समझ लीजिएगा। हाँ, जो एक्सटीरियर एंगल गामा है आपका, तो ये गामा इक्वल टू अल्फा प्लस ये वाला है जो आई है। ठीक, हर जगह ऐसे ही हम लोग लेना है। यहाँ पर गामा इक्वल टू सम ऑफ द जो सामने इंटीरियर एंगल है अल्फा प्लस कितना हो गया, ये आई हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग अब ट्रायंगल ले लें जो है हमारा अगला ट्रायंगल होगा, तो अभी ट्रायंगल अभी हम लोगों ने कौन सा लिया था, अभी ट्रायंगल हम लोगों ने लिया था OAC। और अब OAC में जैसा कि हमने कहा कि गामा इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा प्लस आई हो गया, और आई की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली IAC ले लीजिए। अगर आप ऊपर वापस से जो है डायग्राम देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पर वापस से डायग्राम देखिए तो डायग्राम देखेंगे तो जो है ये IAC, तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर आ जाएगा, है ना। एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, ये इन ट्रायंगल की बात करें हम लोग तो ये इन ट्रायंगल IAC आ गया, और इन ट्रायंगल IAC इक्वल टू गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर हो गया, और अगर आर की वैल्यू निकाले तो कितना हो गया, गामा माइनस बीटा। अब स्नेल लॉ से हम जानते हैं कि म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर है ना। म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू साइन आई बाई कितना होता है, साइन आर होता है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो म्यू2 साइन आर इक्वल टू म्यू1 साइन आई। तो वही लिखा है म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये बात करते हैं कि जनरली जो है ऑब्जेक्ट साइज का जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया, और जनरली यहाँ पर जो भी लेंस से या जो कर्व सरफेस है उससे जो इमेजेस बनती है वो एक स्मॉल स्केल इमेजेस होती हैं, यानी कि उन कंडीशन में जो एंगल बनेंगे वो बहुत छोटे होते हैं, और छोटे एंगल को साइन कॉस वगैरह को केवल हम एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि साइन आई को केवल आई लिख सकते हैं, साइन आर को केवल आर लिख सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट डायग्राम में वही हुआ, ये देखिए। इसको थोड़ा सा सारे अरेंज कर दें तो ये देखिए क्या करा है, वही हमने कहा है यहाँ पर म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर था, लेकिन जब यहाँ पर आप पहुंचे तो म्यू1 आई इक्वल टू म्यू2 आर हो गया। तो हमने कहा यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो एंगल स्मॉल एंगल बनेंगे, और अब आपने क्या करा, आई और आर की वैल्यू देखिए, ये आर की और ये आई की वैल्यू है 1 और 2 से उठा के आपने इस इक्वेशन में यहाँ पर ध्यान से देखिए पुट कर दी। तो म्यू1 आई की जगह आर गामा माइनस अल्फा, म्यू2 आर की जगह गामा माइनस बीटा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू2 बीटा माइनस म्यू1 अल्फा इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन आके गामा आ जाएगा। इक्वेशन से ध्यान रखिए, ये नंबर 4, ये नंबर 3, ये नंबर 2, ये नंबर 5, ये सारी इक्वेशन बनती चलती है। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से एक बार हम लोग को डायग्राम देखना पड़ेगा जाके, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अल्फा बीटा गामा हमें जहां पे मिल रहा है। तो आप देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपको जो लाइट रे दिख रही है इस तरीके से जा रही है। तो एक ट्रायंगल तो देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है अल्फा, एक ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, दूसरा ट्रायंगल मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा मिलेगा ये गामा होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर चुके एंगल स्मॉल अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा इक्वल टू 10 बीटा, और गामा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 10 गामा लिख सकते हैं।
तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका जो है am अपॉन OM, am अपॉन कितना हो गया OM। tan बीटा की बात करें तो am अपॉन IM, am अपॉन कितना हो गया IM, और tan गामा की बात करें तो am अपॉन CM, तो am अपॉन कितना हो गया, यहाँ पर निकल के आपका आ गया CM। तो जनरली कर्व सरफेस है, तो जो m वाला है इसको तो अब एक तरीके से मान के चलो बड़ा जूम डायग्राम, तो m और p से पर्याप्त डिस्टेंस पे दिख रहा है, लेकिन वही वाली बात होती है कि जब आप देखते हैं लेंस देखते हैं जो एक बहुत इस तरीके का, अगर मैं आपको लेंस दिखाऊंगा तो ये जो आपको दिख रहा है इस साइज का लेंस होता है, तो आप इमेजिन करिए जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा करा है a से m वाला वो ऑलमोस्ट p के बहुत क्लोज होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू AP अपॉन OP और AP अपॉन IP और AP अपन कितना लिख सकते हैं CP लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि ये OP हो गई ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, IP हो गया इमेज की पोल से डिस्टेंस और CP हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस। यही चीज जो अभी हमने यहाँ पर डायग्राम में आपको बताई है, आप थोड़ा सा आगे जब जा रहे हैं तो यहाँ पर यही चीज करी जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मैंने ये चीज आपको बताई थी इधर वाली, यही चीज देखिए यहाँ पर लिखा है अल्फा इक्वल टू tan अल्फा am अपॉन OM इक्वल टू AP अपॉन OP, बीटा इक्वल टू tan बीटा am अपॉन MI इक्वल टू AP अपॉन PI, गामा इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे तो tan गामा, ठीक है, और am अपॉन MC इक्वल टू AP अपॉन PC। सारी वैल्यू आ गई। अब ये अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज आपको जो है इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, और 4 नहीं ये, यानी इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो वहां पे हम पुट कर दे रहे हैं। तो पुट करने के बाद देखिए आपका AP तो हर जगह कॉमन लेके कट गया, तो μ2 अपॉन PI, ठीक है, या IP भी कह सकते हैं माइनस μ1 अपॉन PO, या OP भी कह सकते हैं इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC, यहाँ पर आपके पास निकल के आ गया। अब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात मालूम है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात मालूम है, लेफ्ट की सारी डिस्टेंसेस कैसे ली जाती है नेगेटिव। अब हमने क्या कहा था कि जो PI है ये इमेज की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस कहां से, पोल से, तो माइनस का क्या बन जाएगा यहाँ पर V बन जाएगा, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस हम लोग क्या लेते थे V, तो देखो माइनस का V लिखा है, माइनस μ1 अपॉन OP माइनस का U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस होती थी वो कैपिटल R आती थी, तो यहाँ पर देखिए माइनस R आ गया, माइनस सारा कॉमन लेके आप काट दीजिए, तो ये फार्मूला आपका निकल के आ गया μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना आ गया। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जनरल फार्मूला फॉर द जो है फॉर द कर्व सरफेसेस। अब यहाँ से हमें लेंस के फार्मूले निकालने के लिए 1 अपॉन U 1 अपॉन U जो करते थे वो इसी कंडीशन से निकल आएगा आगे निकालने में भी। तो अब इसको इतना निकालने के पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको बस लिखिए और यहाँ के बाद सीधे ये स्टेप आएंगे और देन फिर ये सीधे स्टेप आएंगे, ठीक। इक्वेशन आप 8 9 डालते हुए चले, 5 सेकंड है, पॉज करिए वीडियो, नोट करिए। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है जो पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इज अ मैग्निफिकेशन। तो आपको मालूम है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज, जो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, m इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, और या इसको ऐसे भी करते हैं इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, वो अंडरस्टूड है। तो m इक्वल टू आप ऑलरेडी h2 अपॉन h1 इक्वल टू v अपॉन u फार्मूला ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो इसका एक डेरिवेशन का फॉर्म में है, वही उसी डायग्राम से आप निकाल सकते हैं। निकालने के लिए पीडीएफ में दिया हुआ है, इसकी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है ऐसा कि हमको निकालना ही हो। आप डायग्राम को देखिएगा, ट्रायंगल सी ओ डैश इक्वल टू ट्रायंगल सी आई आई डैश दिया, सिमिलर ट्रायंगल है, साइड की रेशियो बराबर है। डिस्टेंस जो सी ओ और सी आई है उसको जो है हमने पोल से ले लिया है, तो सी ओ को पी ओ माइनस पी सी, सी आई को पी आई माइनस पी सी लिख सकते हैं। सारी डिस्टेंसेज रखिए, ओ डैश का मतलब h1 और अपॉन h2, फिर इसके बाद माइनस का u प्लस का r माइनस का v प्लस का r, ये सारी डिस्टेंसेस हम लोग यहाँ पर पुट करते हुए रख सकते हैं।
तो वही डेरिवेशन चल रहा था, और ये डेरिवेशन में हमने कहा कि आप इक्वल टू m इक्वल टू h upon h1 और r माइनस b r माइनस u, वो सारी वैल्यूज वगैरह रख के सॉल्व करके अगर हम इसको पूरा का पूरा निकालेंगे तो वही m इक्वल टू h2 upon h1 इक्वल टू म्यू 1v अपॉन म्यू 2u, ये फार्मूला निकल के पूरा आ जाता है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो इसको यहाँ पर अभी जो पीछे लिखा था पीडीएफ पे शेयर करेंगे तो उसको नोट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई टिपिकल बात है, सारे आसान सी चीजें, और ये कुछ फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप एक जगह नोट कर सकते हैं। तो मैं 5 सेकंड के लिए वीडियो रोक रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं, फिर कुछ पुरानी बातें करनी है, वो बातें जो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ी है, लेंसेस। तो लेंसेस आपको मालूम है, ये आपके सामने डिफरेंट लेंसेस है। ठीक है, बाइफोकल लेंस हो गया, जैसे बाइफोकल कॉन्केव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लानो कॉन्केव लेंस है, और ये कॉन्केवो कॉन्केव लेंस है। तो ये ऐसे डिफरेंट टाइप के लेंसेस है। तो लेंसेस क्या होता है, ग्लास है, जैसे कोई ग्लास स्फेरिकल पूरा एक तरीके से ग्लास है, यानी कि लेंस कैन बी मेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड टू सरफेसेस ऑफ व्हिच एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है, दूसरा प्लेन हो सकता है, कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, लेकिन एक स्फेरिकल होगा, वो कॉन्वेक्स हो या वो कॉन्केव हो। ठीक, तो लेंस की क्या पता है हमें कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि बाउंड रहता है, एक सरफेस उसका स्फेरिकल होगा, दूसरा स्फेरिकल हो सकता है, और इधर प्लेन हो सकता है। एक तरीके से इसको हम किसी एक ग्लास का जो बॉल है मान लेते हैं ट्रांसपेरेंट, उससे कट करके हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गई बात लेंस की, तो इसमें और कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। अब फिर ये बात आ जाती है कि ये लेंस काम कैसे करते हैं। जैसे आपको कुछ दो एग्जांपल है, दो तरह के लेंस हमने कहा, कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एक तरीके से कैसे काम करता है, किस रूप में काम करता है। कॉन्वेक्स लेंस एक तरीके से कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है, यानी कि वेव जो बहुत सारी लाइट रे आ रही हो तो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, जबकि कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग का काम करता है, यानी कि बहुत सारी आने वाली रेस को वो डाइवर्ज कर देता है। देखिए एक पैरेलल रेस यहाँ पर आ रही है, आपका रिफ्लेक्शन उसने एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, जबकि यहाँ पर आप देखिए कॉन्केव लेंस ने क्या करा, पैरेलल आती हुई रेस को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो ये बात आ जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा किसके द्वारा यूज होता है, कन्वर्जिंग लेंस, जैसे दूसरे 8.3 डायग्राम में दिख रहा है। कॉन्केव लेंस काम करता है हमेशा किस तरीके से, डाइवर्जिंग लेंस की तरफ। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, यानी लेंस का जो सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, सीएफई भी कह सकते हैं। तो अगर उससे जो भी लाइट रे पास होती है तो हमेशा ध्यान रखिए वो लाइट रे बिना डेविएट हुए क्या हो जाती है, निकल जाती है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखने की बात है। फिर कुछ डेफिनेशन आती है, सबसे पहले आता है फोकस। व्हाट इज द फोकस, यानी कि अगर पैरेलल रेज आ रही हैं, मान लेते फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस हमने ले लिया, तो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस ही प्रिंसिपल एक्सिस होती है आपकी। ठीक है, ये लेंस हो गया आपका। ठीक, अब अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उनको कन्वर्ट करके फोकस पे ले आता है, रियल इमेज बनाता है। जबकि कॉन्केव के साथ क्या होता है, कॉन्केव में अगर पैरेलल रे आ रही है तो उनको डाइवर्ज करते हैं, और डाइवर्ज रेज को अगर पीछे कहीं मिलाते हैं तो वो एक फोकस पे जाके मिलती हुई अपीयर होता है कि मिल रही है, ये वर्चुअल हो जाता है, ये रियल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर फोकस से दो लाइट रे चल रही है तो उसके बाद हमेशा क्या होती है कि वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो ये आप यहाँ पर डेफिनेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल भी जाएगी। लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस आइदर कन्वर्ज to a point or appear to diverge concave from a point on the principal axis is called the second focal of the lens. ठीक है, its distance from optical center of lens is called the second focal length. तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है बीच वाला, और ये जो f1 दिया है फोकस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब हमेशा क्या होता है कि लाइट रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट और लाइट रेज कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट on the principal axis become parallel to the principal axis, यानी कि जो आपको हमेशा ध्यान रखिए लेंस के लेफ्ट पे जो आपको यहाँ पर फोकस दिख रहा है कन्वर्जिंग लेंस में यानी कॉन्वेक्स लेंस में, ये फर्स्ट फोकस है, और अगर कहीं से पैरेलल आने के बाद लाइट रे किसी पॉइंट पे जाके मिलती है तो सेकंड फोकस होता है। और जब लाइट रे जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं कन्वर्जिंग लेंस, उसको क्या बोलेंगे, उसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड फोकस है। पॉज करके नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओके, फिर साइन कन्वेंशन आपको मालूम है, सारा लेफ्ट और जो ओरिजिन वाला पॉइंट है उसके लेफ्ट में और उसके नीचे सारी डिस्टेंसेस
निगेटिव ली जाती है राइट पर या ऊपर हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। फिर इमेज फॉर्मेशन आता है। इमेज फॉर्मेशन भी आपने पढ़ लिया कि हमेशा जो 3 उसके सिंपल से रूल भी है, हमेशा पैरेलल आने वाली लाइट रे आप देख रहे हैं। ये आप ये देखिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उससे पैरेलल लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की और हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलेगी, जाके फोकस पर मिलेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में हो जाएगा। फिर दूसरा केस आता है जब जो है ऑब्जेक्ट कहां होता है, जो 2f है, यानी जो आप चुका एक तरीके से फोकल लेंथ का फर्स्ट फोकस का अगर हम डबल करते हैं तो 2f आ जाता है। उसके बियॉन्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, नहीं इन्फिनिटी के पहले 2f के बाद में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उससे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा फोकस और 2f f2 और 2f2 के बीच में जाके इसकी इमेज मिलती है। ठीक, देन फिर इसके अलावा एक और है इमेज फाउंड बाय कन्वर्शन। अब अगर मान लेते हैं कि जो है 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज हमेशा कहां पे मिलेगी, 2f पे मिलेगी। फिर अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच है, 2f1 और f1 के बीच आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज हमेशा 2f2 और इनफाइनाइट के बीच मिलती है। खास बात है कि 8.9 और 8.7 ये एक दूसरे का आप कह सकते हैं ट्रांसवर्स, एक तरीके से केस कॉन्जुगेट केस एक तरीके से मान के आप चल सकते हैं। फिर फोकस पे आ जाती है, तो फोकस से चलने वाली जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, हम मान के चलते हैं वो इनफाइनाइट में कभी मिलेगी जाकर। और फिर एक केस आता है कॉन्वेक्स लेंस में कि जब जो है हम लोग यहाँ पर जो फोकस वाला केस तो आपका हो गया। एक केस ऐसा हो जाता है कि जब फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो फिर एक उसके लिए क्या होता है, उसकी इमेज लेफ्ट साइड पे ही बनने लगती है और वर्चुअल इमेज बनती है। ये कॉन्वेक्स लेंस का एक आखिरी केस आपका आ जाता है। तो डिफरेंट केसेस हैं, डायग्राम आप इसके पहले भी बनाए हैं और एक केवल डायग्राम ड्रा करना है, लिखना कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर सिमिलरली कॉन्केव लेंस की भी वही कहानी है कि अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चली जाएगी, जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मिलती हुई अपीयर होगी, तो देखो ये मिलती हुई अपीयर हो रही। फिर इसके बाद वही वाली बात है, इसके बाद फिर कहता है इनफाइनाइट से जो है फोकस के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा जो इमेज आपकी बनेगी वो एक तरीके से जो है जनरली वो, अगर हम लोग सबसे पहला ध्यान रखिए कि इनफाइनाइट से फोकस के बीच में कभी भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी लेफ्ट साइड पे ही। फिर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट फोकस के बाद कहीं रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी। तो ये दो डायग्राम केवल यहाँ पर दिए गए हैं और कोई इसका अलग से केस नहीं आता है। फिर अभी तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए थी, तो जनरली 10th में आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला नहीं पढ़ा था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में पढ़ा था। सारे और जो केसेस हैं वो सारे केसेस आपको सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला केस क्या कहा गया है इसमें कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, f2 और 2f2 के बीच में। फिर अगर 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो जो है इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट और 2f2 के बीच में। फिर जो है आपका ये इस तरीके से, इसके बाद जो अगला केस आपका आ जाता है, यहाँ पर देखिए फोकस और जो है कहाँ पर पोल के बीच में रखा हुआ है तो लेफ्ट साइड पे उसकी एक एनलार्ज इमेज, वर्चुअल इमेज और डायरेक्ट इमेज मिलती है। ठीक, ये केस केवल कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में होता है जिसमें कि वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इमेज मिलती है। बाकी सब जगह रियल, इन्वर्टेड और जो है आपकी लाइट रे हमेशा मिलती थी। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एक अभी हम टेबल आपको दिखा देंगे, उस टेबल पे जो है आप सारा देख लेंगे। इसी प्रकार कॉन्केव लेंस में केवल दो केस है, वही पहला वो वही इनफाइनाइट पे रखा है तो फोकस पे अपीयर होकर मिलता है, उसके बाद इनफाइनाइट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी आप उसको ऑब्जेक्ट को रख दें उसकी इमेज हमेशा लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट से छोटी मिलेगी। ठीक है, ये डेरिवेशन का फार्मूला है। डेरिवेशन का फार्मूला भी आपने ऑलरेडी लेंस का जो है पढ़ चुके हैं और फिर भी अगर ध्यान कराना चाहें तो हम आपको ध्यान कराते हैं। बहुत आसान सा फार्मूला है। क्या होता है कि जैसे इनफाइनाइट और जो है इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है AB। ठीक है, अब इससे क्या होगा, दो लाइट रे ली है, एक लाइट रे पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है जो कहां जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर से बिना डेविएट में निकल जाएगी, दोनों जहां मिलेंगी वहां पर इमेज बनती है। f2 2f2 के बीच में a' b' एक इमेज बन गई, ये f1 मान लिया, ये p पॉइंट मान लिया, m पॉइंट मान लिया। अब यहाँ पर क्या करना होता है, एरिया डायग्राम को देखिए तो ट्रायंगल PAB और PA' देखिए, तो PAB कहाँ है उसको देख लीजिए, तो PAB और PA' होता है। इस कंडीशन में आपको मालूम है द रेशियो ऑफ द साइड विल बी इक्वल, यानी कि अगर हम लोग बात करें AB तो AB/AB' हो गया, और अगर हम लोग बात करें
पी ए की बात करें तो ये पी ए डैश के बराबर यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद अब देखिए फिर इसी प्रकार हमने ट्रायंगल ये F2 PM और F2 A डैश B डैश लिए, तो F2 PM कहाँ है, अगर F2 PM और F2 A डैश B डैश इन दो ट्रायंगल को ले लीजिए, इसमें भी रेशियो बराबर होंगे, तो PM अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू F2P इक्वल टू F2 A डैश, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर। ओके, सो फटाफट इसको भी फिनिश करते हैं हम लोग। तो ये दोनों आ गए, ये आपके पास सामने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पीएम आप ध्यान से देखिए, जो ये पीएम है ये ध्यान से देखिए तो AB के बराबर है, यानी पीएम को AB के बराबर लिख सकते हैं हम लोग। और अगर पीएम को जैसे ही आप AB के बराबर लिखेंगे तो ये देखिए AB अपॉन A डैश B डैश AB अपॉन A डैश B डैश सेम आ गया, यानी राइट वाले दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। ओके, AB अपॉन A डैश B डैश F2 अपॉन F2 है, तो आप ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो फाइनली ये हमने क्या करा, जैसे बताया था कि यानी कि F2P अपॉन F2A डैश PA अपॉन PA डैश को बराबर कर सकते हैं, तो इसको ये देखिए बराबर कर दिया हमने यहाँ पर और सारी वैल्यू रख दी है। PA क्या है, एक बार डायग्राम आपको और देखना पड़ेगा। देखिए ये रहा PA का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, PA डैश का मतलब इमेज की डिस्टेंस है, और F1P का मतलब हो गया फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर वापस से देखेंगे तो PA की जगह, अब हमने कहा था साइन कन्वेंशन मत भूलिएगा, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है तो माइनस यू, राइट में इमेज बन रही है तो अपॉन प्लस V, PF2 की जगह प्लस F रख दिया, और PA डैश F2A डैश को हम लोग PA डैश माइनस PF2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का V माइनस और F2 मतलब जो है उधर का जो F2 बन रहा है वो आपका प्लस की फोकल लेंथ है। तो ये आ गया, बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, UVF से डिवाइड करके ये फार्मूला आ गया निकल गया, और सामने आपके फिर इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये कितना इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा फार्मूला था, तो ये आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं, और रियल मैग्नेट जो लीनियर मैग्निफिकेशन वो तो सीधे निकल आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो टेबल है, मैं 5 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, आप इसको देखते जाइए। इस टेबल में सब बताया गया है, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी फोकस पे, रियल इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड। फिर देखिए कि बियॉन्ड 2f है, 2f1 है तो बिटवीन f2 एंड 2f2 बनेगी, नेचर इमेज का रहेगा, रियल ओरिएंटेशन इन्वर्टेड रहेगा, मैग्निफिकेशन 1 से लेस देन 1 है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो इमेज बन रहा है 2f ही जो है, एक तरीके से अगर एट 2f है तो ऑब्जेक्ट इमेज भी 2f पर बनेगी, रियल इन्वर्टेड सेम एज द ऑब्जेक्ट। फिर 2f और f1 और f1 के बीच में जैसे ही आएगी तो जो इमेज है वो f2 के बियॉन्ड द f2 बनेगी, रियल इन्वर्टेड, और n ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मैग्नीफाइड होने लगेगी इमेज अब। ओके, सो फिर इसके बाद मैग्नीफाइड हो गई, फिर फोकस पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे इमेज मिलेगी, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। और फिर हमने कहा अगर जैसे ही आप फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ले जाएंगे, सेम साइड पे ही आपको इमेज मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी, ठीक। ये कॉन्केव लेंस में दो ही केस होते हैं, इनफाइनाइट पे तो फोकस पे हमेशा इमेज मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, और ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट के बीच में कभी भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा इमेज ओवर f2 के बीच मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट और m is less than 1 डिमिनिश्ड हो जाएगी, ठीक। तो ये पूरा एक तरीके से जो मैंने अभी सारी चीजें आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो डेरिवेशन है आपका, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने है यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका PDF भी मैं अभी हालांकि शेयर कर दूंगा, तो इसको मेरे ख्याल से आप जो है 5 सेकंड में इसको रोक रहा हूँ, अगर नहीं नोट किया तो आप ये नोट कर लीजिए, और 5 सेकंड अगली स्लाइड में लेके चलूंगा, थोड़ा जूम कर दूँ अगर दिक्कत हो रही हो देखने में, ठीक। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए 5 सेकंड में, देन फिर 5 सेकंड के लिए अगली स्लाइड पॉज कर दीजिएगा। और ये रही उसकी अगली स्लाइड। सो नेक्स्ट टर्न पे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।